अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा फैसला आ गया है। 62(1)(f) आइन के आर्टिकल के तहत जो नाअहली है उसकी मुद्दत ता हयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है, लेकिन 6 जजेस की तरफ से ये फैसला आया है। इस फैसले से जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफ किया है। 6 जजेस ये कहते हैं कि इलेक्शंस एक्ट में जो दर्ज करदा 5 साल नाअहली है उन्होंने दर्ज कर दिया है, तो 5 साल तक ही नाअहली होगी। डिक्लेरेशन की किसी अदालत से कोई प्रोसेस इससे मुतल्लिक वज़ा नहीं है, तो उस सिलसिले में जाना एक फार शॉट होगी। इसलिए इलेक्शंस एक्ट पे फ़िलहाल इत्तफ़ाक़ किया गया है। और साथ ही साथ जस्टिस याया अफरीदी ने जो अपना इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि 62(1)(f) आइन का आर्टिकल, इसमें जो नाअहली है उसकी मुद्दत ना दायमी है ना ताहयात है, बल्कि नाअहली की मुद्दत जो अदालती फ़ैसला जो भी होगा इस मुतल्लिक, जिसको भी डिक्री लॉन्च की जाएगी, जारी की जाएगी, उससे महदूद होगा, उससे मशरूत होगा। इस फैसले के ऊपर हमने देखा कि बड़ी समातें हुई और उसमें जो इससे इख्तलाफ भी कर रहे थे वकला, उन्होंने इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ ज़ाहिर किया कि जो नाअहली की मुद्दत है वो ताहयात नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने बुनियादी इंसानी हुकूक़ को, और जो आइन में बुनियादी हुकूक़ हर शहरी के दर्ज हैं और उसमें ये बात आना कि इलेक्शन लड़ना हर इंसान, हर शहरी का बुनियादी हक़ है, उसको जवाज़ बनाया। अब जब अदालती फ़ैसला आया है तो इसके ऊपर रद्द अमल भी आ रहा है, और ये कहा जा रहा है, जैसे इरफान कादिर साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से, कि ये एक नुकसान का अज़ाला हुआ है, तलाफ़ी हुई है। ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक धब्बा साफ करने के मुतरादिफ है। अपने तजियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है कि जो फैसला है ये दुरुस्त है या नहीं। हमें इसके लिए ज्वाइन करिए मैमुल सरफराज साहिबा, सुहेल वड़ायत साहब, इरशाद भट्टी साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ायत साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी। देखिए जी, मैं तो बड़ा खुश हूँ इस फैसले से। मैं समझता हूँ कि वाकई किसी भी शख्स को ये, चाहे वो उसका कोई जुर्म भी साबित हो जाए, उसको फॉर लाइफ बैन करना गलत है। और देखें, इस फैसले से तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन साहब, जो उस वक्त तहरीक इंसाफ के थे, उनको भी फायदा होगा, नवाज शरीफ साहब को भी फायदा होगा। और इस फैसले से मुझे एक ये तासुर मिला है कि पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट लोगों को रिलीफ दे रही है, और उन्होंने इमरान खान को भी रिलीफ दिया है, और उन्होंने, जैसे कि आपने वो फैसला जो इमरान खान साहब का तोशा खाना का था, और उन्होंने नवाज शरीफ को भी रिलीफ दिया है। पहले हम हमेशा ये देखते थे कि सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट थे वो एक ही बंदे को रिलीफ देते थे और दूसरे को दबाए जाते थे। ये पहली दफा है कि सुप्रीम कोर्ट बेयाक वक्त सबको रिलीफ दे रही है, और दुनिया भर में कोर्ट से भारत का जबर है उससे अदालतों को रिलीफ देना चाहिए, और यही इस वक्त अदालतें कर रही हैं, और इस रोल को सराहना चाहिए। इसी से जो सेहतमंद मुआशरा है वो जन्म लेता है। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? ये कहा जा रहा है आज, और ये हमने समात में भी सुना, कि एक शहरी का आईने पाकिस्तान के तहत दिया गया बुनियादी हक़ ये है कि वो इलेक्शंस में लड़ सके, उसको बुनियादी हक़ से महरूम करना और फिर हमेशा हमेशा के लिए बुनियादी हक़ से महरूम कर देना, ये एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी और नाइंसाफ़ी थी। आज उसका अज़ाला हुआ है, क्या आप इत्तफ़ाक़ करते हैं? मैडम शेख, जॉन एलिया साहब का शेर है, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मैडम शेख, ये निज़ाम, बदबूदार निज़ाम कदम कदम पर एक्सपोज हो रहा है। हमारी अदलिया की साख कदम कदम पर मुतासर हो रही है मैडम शेख, और ये साबित हो रहा है कदम कदम पर कि ये मुल्क चंद ख़ानदानों का है और ये अदालतें चंद ख़ानदानों के लिए हैं, और ये झट मंगनी पट ब्याह वाला इंसाफ चंद ख़ानदानों के लिए है। मैडम शेख, मेरे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि ताहयात नाअहली इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मेरे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, कुरान ने झूठे पर लानत फरमाई है। ये झूठ जो बोले वो भी अब जायज़ हुआ, झूठे पर लानत फरमाई है। दीन ने कहा है झूठ गुनाह कबीरा है,
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। उनसे पूछा गया मोमिन बखील हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। उनसे पूछा गया मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। उनसे पूछा गया मोमिन झूठा हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मैडम शेख, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहीं भूल ना जाऊं दो बातें। एक तो अब समझ आई कि मुस्लिम लीगी क्यों कहा करते थे कि जस्टिस बंदयाल जाएंगे घर और फायज ईसा काजी साहब आएंगे तो तब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। और दूसरा, मेरे महबूब कायद आपको मुबारक हो, आपने हमें अब हमारी औकात याद दिला दी। चंद दिनों में अल अजीजिया करप्शन केस, एवन फील्ड केस करप्शन केस, फ्लैगशिप करप्शन केस, इश्तिहारीपन, मुजरमपन वाला स्टेटस और ताहयात नायली और ये सब कुछ ख़त्म हुआ। मेरे महबूब कायद आपको मुबारक हो। हाँ, जिस भोंडे जिस मज़ का खेज़ अंदाज में ख़त्म हुआ वो अफसोसनाक है और शर्मनाक है। मैडम शेख, मेरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हुक्मरान सच्चा ना हो, हुक्मरान दयानतदार ना निकले, सच्चा ना निकले, दयानतदार ना निकले, मगर फिर भी हुक्मरानी करे, मतलब हुक्मरान झूठा, फराडी, धोखेबाज हो, चलेगा। मैडम शेख, मेरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और यह फैसला कैसे दुरुस्त हो सकता है? मैडम शेख, आपका सवाल है कि यह फैसला दुरुस्त है, कैसे दुरुस्त हो सकता है? कोई रत्ती भर शऊर वाला भी इसको दुरुस्त कह सकता है? नहीं कह सकता। अच्छा मैडम शेख, मेरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हुक्मरान या सियासतदान के लिए अब जायज़ हुआ है लुट्टो फुट्टो, फिर लुट्टो फिर फुट्टो, और यह फैसला कैसे दुरुस्त हो सकता है? मैडम शेख, मेरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सादक और अमीन पैगंबरी शेवा है, हमें इससे बचाओ, हमारे हुक्मरान और हमारे सियासतदान को इससे बचाओ, उसको सादक के करीब ना लाओ, सच्चा उस पर इतना बोझ ना डालो कि सच्चा और दयानतदार होने वाली वो शर्त पूरी कर सके। ना ना ना, इसको रहने दो। और लिहाजा ये फैसला कैसे दुरुस्त हो सकता है? मैडम शेख, मेरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हुक्मरान पार्लियामेंट में झूठ बोले, कौम को बेवकूफ़ बनाए, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी करे और यहां से चले कि मैं क्या, ये है जनाब स्पीकर जराए, और मैं क्या, मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम है, मैं घर चला जाऊंगा, और फिर ये कह दे कि मेरे असासे अगर ज़राए आमदन से ज़्यादा तुम्हें क्या। वैसे कितना दूर अंदेश हुक्मरान था उस वक़्त कहा, और आज मेरी अदालतें कह रही हैं कि हाँ हमें क्या। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हुक्मरानी के लिए चौथी मरतबा वज़ीर आज़म उसको बनाने की तैयारी करें। यह फ़ैसला कैसे दुरुस्त हो सकता है? मैडम शेख, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ताहयात नाहली इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये मेरे रिमार्क्स में फरमाया चीफ जस्टिस साहब ने। तौबा के दरवाजे खुल गए हैं, लेकिन किन के लिए? चंद लोगों के लिए, जहांगीर तरीन के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, या उस हुक्मरान और उस सियासतदान के लिए जिसने फिर हमें आगे मुस्तकबिल में लुटना है, हमसे झूठ बोलना है, हमसे फ्रॉड करना है, हमसे धोखाधड़ी करनी। 80-90 हज़ार और लाख के करीब कैदी जो सड़ रहे हैं, जल रहे हैं इस गरीब जेलों में, उनके लिए कब तौबा के दरवाजे खुलेंगे? कि अगर खुल गए हैं तो फैसला दुरुस्त है, अगर नहीं उनके लिए खुले तो यह फैसला कैसे दुरुस्त हो सकता है? और मैडम शेख, आखिरी बात, मैं तमाम 6 जज साहबान से कहना चाहूँगा कि क्या आपका कोई कुक, कोई ड्राइवर, कोई मुंशी, कोई आपका मैनेजर झूठा निकले, करप्ट निकले, 2 नंबर निकले, फ्रॉडी निकले, आप उसको एक ख़ास मुद्दत तक सजा देंगे, जाओ 5 महीने के बाद दोबारा आके मुलाजमत कर लेना? अगर ये है तो फिर ठीक है, और ये मुल्क चलाने वालों के बारे में आपने फैसला किया। लेकिन मैडम शेख, यही फैसला आना था, पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि फैसला यही आना था, इसमें कोई इबाम नहीं। जिस तरह केस से केस निकला, उस केस के बाद इश्तिहार भट्टी साहब, तो इसमें क्या कबाहत है? एक तो सबसे पहले ये सही कर लेना, अदालत ने ये नहीं कहा कि जाओ झूठ बोलो, जो मर्जी करो, जाओ तुम्हें खुली छुट्टी है, ये नहीं कहा अदालत ने। अदालत ने ये कहा है कि 5 साल तक सजा काटो, तुम नाअहल हो, नहीं कर सकते, और फिर सजा काटने के बाद अगर दोबारा तौबा कर ली तो वापस आ जाओ। अब इसमें क्या मसला है? वाह वाह वाह, यही तो मैंने वो अपनी अल्फाज में कहा था। तो इसमें मसला क्या है, ये जानना चाह रही हूँ ना। नहीं, मैं वही आप क्या कहना चाहता हूँ। मेरा केस ये है कि मैं अब ये, वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि जाओ, अगर कोई आप झूठे हो, करप्ट हो, रंगे हाथों पकड़े गए हो, 5 साल की नायली भुगतो, वापस आ जाओ। ये फैसला आया है, और इसको मैंने अपने लफ्जों में कहा था, जो आपने गालिबन नहीं सुना, कि लुट्टो फुट्टो, फिर लुट्टो फिर फुट्टो। अच्छा, मेरा केस ये है कि मेरा हुक्मरान, मेरा सियासतदान जो लीड करता है, जो मेरी नुमाइंदगी करता है, वो अगर रंगे हाथों पकड़ा जाए, वो अगर झूठा हो, वो अगर फ्रॉडी हो, वो अगर करप्ट निकले, तो उसको ताउमर उस पर दरवाजे बंद कर देने चाहिए। मेरा ये केस है। अगर इखलाकी मयार, असूल, मंतक, इखलाकियात, वैसे
हमें मुआशियात से ज़्यादा इखलाकियात का कैद है इस मुल्क में। लेकिन अगर इखलाकी मयार आपने कोई सेट करना है तो हुक्मरान के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पूरी कौम को लीड करता है। ये मेरा केस है और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट फैसला दिया है। लिहाजा सर, सुप्रीम कोर्ट के सामने कानून होता है, कानूनी तौर पर उनके सामने आइन था जिसमें बुनियादी हक है कि इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसके ऊपर पूरे नहीं उतरे। फिर इस्लाम की एक दो, जैसे आपने भी तौजीहात दी उनके सामने की गई, इस्लाम की भी उन्होंने दरमियान में कर दिया कि वहां पे तो तौबा का दरवाजा खुला रखा गया है। एक छोटी सी ब्रेक की मुझे इजाजत दें, अगर आप सही समझे एक छोटी सी ब्रेक की मुझे इजाजत दें। उसके बाद आपके जो सवाल आते हैं मैं आगे आके अपने बाकी दोनों पैनलिस्ट के सामने रखती हूँ, बल्कि पूरे पैनल के सामने रखती हूँ। जानते फिर क्या उनका जवाब है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमेशा के लिए नाअहली, ताहयात नाअहली, बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन की बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक शिकों से मुतसादिम है, ये अदालती फ़ैसले में कहा गया है सलीम साफ़ी साहब। लेकिन इरशाद भट्टी साहब इससे इत्तफाक नहीं करते। वो कहते हैं हमेशा के लिए अगर कोई झूठ बोले पार्लियामेंटेरियन तो उसको नाअहल कर देना चाहिए। आप किस मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हैं? मुझे भी इस फैसले से शदीद इख्तिलाफ है। क्यों? इसलिए कि ये फ़ैसला ठीक है लेकिन ये अधूरा फ़ैसला है। और जो आइन के आर्टिकल 62-63 हैं ये बज़ाहिर इस्लामी दफ़ात हैं, लेकिन ये इसकी कई शक़ें इस्लाम के रूह के मनाफी हैं, कुरान और सुन्नत के तालीमात के मनाफी हैं। क्योंकि मसलन इसका एक शिक है कि वो अच्छे किरदार का हामिल ना हो। अब अच्छे किरदार का तायुन रब के सिवा कोई नहीं कर सकता कि सलीम या इरशाद भट्टी या सुहेल वड़ाइच अच्छे किरदार का हामिल है या नहीं है। ये बिल्कुल गैर इस्लामी दफ़ा है जिसमें अल्लाह का काम इंसान के सपुर्द किया गया है। फिर वो लिखता है कि वो इस्लामी तालीमात का खातिर खा इल्म न रखता हो और इस्लाम के मुकर्रर करदा फ़राइज़ का पाबंद नीज़ कबीरा गुनाहों से मुजतनिब ना हो। अब इस्लाम का खातिर खा इल्म न रखता हो, इसकी तशरीह क्या कोई इंसान कर सकता है? खातिर खा से क्या मुराद है? क्या सिर्फ कुरान उसने नाज़रा पढ़ा हो, या क्या कुरान उसने तर्जुमे के साथ पढ़ा हो, या तफसीर के साथ पढ़ा हो, या उसके साथ हदीस का कितना इल्म हो? खातिर खा की डिफ़िनीशन क्या पाकिस्तान में कोई इंसान कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता। और हमने तो देखा कि जो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग भी अपने बारे में ये नहीं कहते थे कि हमारा इल्म खातिर खा है, बस साहबे कराम वो अपने इल्म को खातिर खा नहीं कहते थे। इसमें ये कहा गया है कि वो बंदा इलेक्शन लड़ सकता है जो इस्लामी तालीमात का वो खातिर खा इल्म हो। लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें काबिल एतराज़ शक है वो ये कि वो समझदार, पारसा, फासिक और ईमानदार ना हो। अब पारसा होना ये या मुत्तकी होना, इसका फ़ैसला अल्लाह के सिवा कोई इंसान नहीं कर सकता। और इसी तरह आगे अमीन और सादिक, दुनिया में सिर्फ एक हस्ती है जिसके बारे में हम एतमाद से कह सकते हैं कि वो अमीन और सादिक है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। माफ़ी चाहता हूँ। तो इसलिए ये जो अभी ये शक़ें हैं ये सारे इसमें अल्लाह का काम इंसानों के सपुर्द किया गया है। ये अल्लाह जानता है कि कौन मुत्तकी है, कौन मुत्तकी नहीं है, कौन पारसा है, कौन पारसा नहीं है। इसलिए इस कोर्ट को चाहिए था कि या तो इन तमाम शिकों को उड़ा देते या कम से कम पार्लियामेंट को हिदायत दे देते कि वो इन शिकों को निकाल के इस पर नज़रसानी करके इसको इस्लामी तालीमात से हम आहंग बना दे। सर माजरत के साथ वो आइन की शिकें हैं। सर आइन तो सुप्रीम है, आइन तो पार्लियामेंटेरियंस के अलावा वो भी 2/3 अक्सरियत से कोई इस तरह से उड़ा नहीं सकता। और उनके सामने ये सवाल भी नहीं था, उनके सामने सवाल था कि ये इसकी मुद्दत का तयन किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो आप इसको देख लें। आइन के शुरू में ये कहा गया है कि कोई कानून कुरान सुन्नत के मनाफी नहीं बन सकेगा जी। तो मैं तो इस दीन के एक तालिब इल्म की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये शिके कुरान सुन्नत के तालीमात के मनाफी हैं। और ख़ुद इस हेयरिंग के दौरान भी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी ये बात कह दी कि कोई बंदा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और को आप सादिक और अमीन का टाइटल नहीं दे सकते जी।
अगर इरशाद भट्टी साहब ये जुर्रत कर सकते हैं तो कर लें, मैं तो नहीं कर सकता। मेरे नज़दीक तो दुनिया में एक सादिक और अमीन का टाइटल था, वो उस पर पूरे उतरने वाले हस्ती वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती थी। दूसरा जी, कौन मुत्तकी है कौन मुत्तकी नहीं है, कौन परहेज़गार है कौन परहेज़गार नहीं है, मैं तो किसी के बारे में ये फैसला नहीं कर सकता। मेरे नज़दीक तो ये सिर्फ अल्लाह जानता है, क्योंकि इस्लाम की बहुत सारी इबादत ऐसी हैं, मसलन अब रोज़े पे कोई सज़ा क्यों नहीं है, क्योंकि रोज़ादार किसी का रोज़ा है या नहीं है, हालांकि वो इस्लाम के बुनियादी अहकामात में शामिल है, लेकिन एक बंदा किसी दूसरे के बारे में ये नहीं जान सकता। इसलिए अल्लाह ने कहा है कि ये मेरे लिए इंसान रखता है और इसका सिला मैं खुद दूंगा। तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं, अगर जज साहिबान या कोई इंसान या कोई पार्लियामेंटेरियन या हमारे पैनलिस्ट में से कोई पैनलिस्ट ये फैसला कर सकता है सादिक और अमीन का और मुत्तकी और परहेज़गार का, तो फिर ठीक है, आइन में रहने दे, नहीं तो आपके आइन तो आपका मौक़िफ़ है इसको तो आइन से ही निकाल देना चाहिए। बट माजरत के साथ ये कोर्ट का इख्तियार नहीं है कि वो कर सके, बट मैं इसको एज ए सवाल आगे लेके चलती हूँ। इसलिए मैंने कह दिया कि या वो पार्लियामेंट को हिदायत करते। सर वैसे पार्लियामेंट को हिदायत भी दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रॉब्लमैटिक डोमेन। उसके ऊपर फिर सवाल उठते हैं कि क्या एक इदारा इस तरह से पार्लियामेंट को हिदायत या अहकामात या सिफारिशात कर सकता है। आई थिंक हमारे पैनल के ऊपर एक कानूनी माहिर होना चाहिए था इस सवाल को भी आंसर करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, मजीद इसको डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज के अदालती फैसले के ऊपर तज्जिया तबसरा जारी है। महमल, आपकी क्या राय है? अलीना, देखिए मैं 100% जो आज फैसला आया है मैं उससे एग्री करती हूँ कि देखिए, और मुझे इस चीज़ का बड़ा सख्त अफसोस है अलीना कि हमने यहाँ पर देखा है कि हमारी एनालिसिस के अंदर हमने बड़ा डम डाउन कर दिया इस बात को, और हम शुरू इस बात से करते हैं कि इसका किसको फ़ायदा हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए, हमें वो शख्स पसंद हो ना हो, हमारा सवाल बतौर सहाफ़ी बतौर तज्ज़ियाकार ये होना चाहिए कि फ़ैसला कानूनी और इखलाकी तौर पर सही हुआ था या गलत। हमें पता है कि ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला हुआ था ये गलत था और एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर हुआ था, वो कानूनी तौर पे गलत था और उसको रिवर्स होना चाहिए था। हम डे वन से ये बात जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसकी निशानदेही कर रहे हैं। इससे बढ़कर इसका क्या सबूत होगा अलीना कि वही जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया, वो ख्वाजा आसिफ का केस हो या फैसल वाडा का केस हो, उसके अंदर उन्होंने अपनी जजमेंट को डिस्कार्ड कर दिया, कहा कि ये माइनर ओमिशन पे नहीं होनी चाहिए लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। बंदयाल साहब ने तो आप देखें कि इतने सख्त अल्फाज में अपने ही फैसले को रद्द किया कि उन्होंने कहा ये ड्रैकोनियन भी है और सियासतदान के लिए सजाए मौत है। पता नहीं वो भूल गए थे कि उन्होंने पहले नवाज शरीफ के लिए क्या बातें कही थी। अब देखिए, जब कोई चीज ही आइन के खिलाफ हो तो वो सेम जजेस अपने ही फैसले को जो है उसकी पासदारी नहीं कर सकते, ना उसको वो जो है डिफेंड कर सकते हैं। यहाँ पर बात होती है चोर लुटेरा फलाना धमाका। बात यह है कि उनकी भी कन्विक्शन जब उन्हें सजा हो जाती है ना, तो वो भी कन्विक्शन के बाद वो जब उनकी एक मुद्दत जो है यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन की, उसके बाद वो फिर इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब आप वाडा साहब की एग्जाम्पल ले लें, उन्होंने डिक्लेरेशन दी, वो गलत थी, गलत बयानी की, 10 दिन बाद जमा कराया, जो भी सारी उसकी डिटेल्स हैं, तो क्या उन पर जिंदगी भर इस वजह से बैन लगा देना चाहिए था सियासत में? ये तो नाइंसाफी थी ना, तो उसको ठीक किया जाना चाहिए था। और आज वही चीज हुई है। हमें पता है कि इमरान खान साहब को फायदा पहुंचाने के लिए एक इखलाकी और कानूनी तौर पर गलत फैसला किया गया। ये सेकेंडरी बात है कि इसका फायदा किसको पहुंचा, क्यों पहुंचा, क्या हो रहा है। पहली चीज है बात ही गलत हुई। और अब हमें अलीना ये भी डिमांड करनी चाहिए कि जिस तरह जो ये आर्टिकल 63A के ऊपर पूरा की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट की गई, उसके ऊपर भी फैसला होना चाहिए, उसके ऊपर भी नजरसानी होनी चाहिए, उसको भी रिवर्स करना चाहिए। ये जो सब कुछ हो रहा है, हम पता नहीं क्यों इस तरह की बातें करते हैं कि जी किसको फायदा है, क्यों है। हमें पता है एस्टैब्लिशमेंट साथ है, नहीं है, आज वो लाडला है, आज वो नहीं है। ये बातें नहीं हमें करनी चाहिए। हमें ये बात करनी चाहिए कि ये फैसला सही था या नहीं था, और आज अगर ये वापस लिया गया तो ये फैसला आज का सही है या नहीं है। और मेरे ख्याल में ये 100% बात दुरुस्त है आज जो फैसला है। ठीक है भट्टी साहब। अच्छा, पहली बात तो ये है मैडम शेख कि मुझे नहीं पता कि ख्वाजा आसिफ के बारे में क्या फ़ैसला है, फैसल वाडा के बारे में क्या फ़ैसला है, पहले बंदयाल साहब क्या कहते थे और अब बंदयाल साहब क्या कहते हैं। मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी बात यह है, मेरा इससे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ये अगर शिक डिक्टेटर की थी तो दरमियान में कितने जमहूरी लोग गुजरे और जो जिनको पता था वो सादिक और अमीन नहीं है और ये पैगम्बरी शेवा है, उन्होंने शिक को क्यों ख़त्म ना किया। इस पर भी मैं बात नहीं करना चाहता।
मेरा ये भी मामला नहीं है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए लाडला कौन था और आज सुपर डुपर लाडला वापस आ गया तो अब कौन है। मतलब उस वक्त भी गलत हुआ था, अगर ले लिया जाए तो मतलब आज भी गलत हो रहा है, तो मेरा इससे भी नहीं गलत। मेरा मतलब ये है कि मेरा हुक्मरान सच्चा होना चाहिए, दयानतदार होना चाहिए, उसे झूठा नहीं होना चाहिए, उसे करप्ट नहीं होना चाहिए, वो कौम से झूठ ना बोले। मैमल को भूल गया है कि मेरी तो मरियम नवाज अब सीएम बनेगी खैर से, मगर वो कह चुकी हैं कि मेरी तो कोई बैरून मुल्क छोड़े अंदरूनी मुल्क कोई जायदाद नहीं। 1500 दिरहम पे गालिबन उन्होंने कहा था कि खामन जो है वो वजीफा लेता है और मैं वालिद की जेर कफालत हूँ। अभी पिछले दिनों फिर उन्होंने ₹2.25 अरब के असास से डिक्लेयर किया। नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट हाउस में झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी की, कतरी खात कैलरी फाउंड ट्रस्ट डीड, क्या क्या नहीं हुआ। मेरा ये मकसद नहीं है 3 झूठी टीवी तकरीरें, बच्चों के झूठे इंटरव्यूज। और मैमल ये कह रही है ना आप पर्सनल स्पेसिफिक होके ना देखें। मैमल अच्छा नहीं मेरा आगे मेरा एक सवाल है। नो मेरा एक सवाल है सवाल सुनने भट्टी साहब पे जवाब दे दीजिएगा। जी मैमल, अच्छा सवाल है। जर्नलिस्ट या तज्जियाकार कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट खबर देता है, जानबूझ कर देता है, क्या उसके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा दें कि अब वो आइंदा से दोबारा वो ना जर्नलिज्म करे ना वो तज्जियाकारी करे, क्योंकि वो उसने गलत फैक्चुअली इनकरेक्ट बात की, झूठ बोला, कोई ऐसी चीज हुई है, डेफेमेशन लॉज है, कोई उसके बाद अगर सजा होती है तो उसका भुगत के क्या वो दोबारा जर्नलिस्ट नहीं बन सकता या लाइफ टाइम बैन लगा दें? जी भट्टी साहब, अगर आप एक मुल्क को लीड करने वाले जिसके हर फैसले का डायरेक्ट उस नस्ल पर भी और अगली नस्ल पर भी असर पड़ता है, उसको एक तज्जियाकार और एक साफी से जो खबर देता है और बाद में वो तरतीब भी छाप देता है, बाद में वो बता भी देता है, अगर आप उसको सारा कंपेयर करते हैं तो ये भी कर लें, जो जानबूझकर झूठ बोले, जो झूठ में झूठ बोलता जाए, जो करप्ट निकले, कर ले। एक गोशवारे में एक चीज हुई, अच्छा एक इकामा यानी कि उन्होंने वो सैलरी जो ली नहीं उसके ऊपर उनको ये चीज कर देगी, किसी के गोशवारे में पर्सनल स्पेसिफिक चली गई है। मैं पर्सनल स्पेसिफिक का बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि मेरा हुक्मरान जो भी आए उसे सच्चा होना चाहिए, दयानतदार होना चाहिए। सिंपल सा एक सवाल है। मैं आपको एक बात कहूं कि ये अगर आप ये जो इस तरह का अगर आप पैराया रखेंगे ना, तो हम भी इधर 5 लोग बैठे हैं, पूरी पार्लियामेंट, क्योंकि कोई भी इसके ऊपर कोई फरिश्ता नहीं होता कि कभी किसी से कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर जो हमने ये एक पैमाना बना लिया है ना, और हमें भी मालूम है कि यहाँ पर किस तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं। मैं केस की बात लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की कह रही हूँ कि उसकी बुनियाद ही गलत थी। उसकी बुनियाद ही एक एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर एक फैसला किया कि हमने इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को आउट करना है, तो उन्होंने ये फैसला दे दिया। आज वो फैसला अगर करेक्ट हो रहा है तो इसमें हमें क्यों कोई मसला हो रहा है? क्या गलतियां दुरुस्त नहीं होनी चाहिए? करेक्ट नहीं हो रहा, ये जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ, ये स्याह फैसला है। ये आज हमारा निजाम इंसाफ सरेंडर कर रहा है मुसलसल। इसको ना इस तरह करे कि करेक्ट हो रहा है। कितनी करेक्शन करते जाएंगे, कोई गरीबों के लिए भी करेक्शन कर ले। भट्टी साहब एक मिनट रुके ना, गरीबों को अगर किसी ने अपनी सजा भुगत ली, अगर किसी ने अपनी सजा भुगत ली तो फिर क्या उसको यह हक नहीं होना चाहिए कि वो वापस आ सके? सुहेल साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो समझता हूं कि अदालतें बनती ही इसलिए है कि लोग अदालत से या रियासत के किसी अदारे से जो गलतियां हो जाती हैं, जो जबर हो जाता है, जो जुल्म होता है, अदालतें दुनिया भर की इसी काम के लिए बनी है कि वो रिलीफ दें। जो अदालतें ताउमर बैन करती हैं, मुझे वो अदालतें पसंद नहीं। मुझे वो अदालतें पसंद हैं तो लोगों को रिलीफ देती हैं, ह्यूमन राइट्स को वैल्यू करती हैं, इंसानों को आज़ादियां देती हैं, इंसानों को हकूक देती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, आज की जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये काम कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने इमरान खान को भी रिलीफ दिया है, उन्होंने नवाज शरीफ को भी रिलीफ दिया है, उन्होंने जहांगीर तरीन को भी रिलीफ दिया है, और अल्लाह करेगा अगर हम साफी किसी मुश्किल में फंस गए तो हमें भी रिलीफ देंगे। यही अदालतों का प्रोग्रेसिव रोल है। और साफी साहब ने एक बड़ा बुनियादी बल्कि अहम नुकता भी लिया है। अच्छा एक सेकंड भट्टी साहब, मेरा ख्याल है मेमल आपसे कोई सवाल या बात करना चाह रही है, वो सुन ले और फिर उसके इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। अच्छा चले भट्टी साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो सोहेल साहब कह रहे हैं कि अदालतें उनको भी इंसाफ दे रही हैं, इनको भी दे रही हैं और हमें भी देंगी। तो अदालतें और बैठी किस काम के लिए? क्या अब ये क्रेडिट भी अदालतों को देना पड़ेगा कि वो फलां को भी इंसाफ दे रही है और हमें भी दे रही हैं? उनका काम ही इंसाफ देना है। मसला ये है कि एक फैसला अदालत से आता है, उस फैसले पे डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं,
तो वो तो ठीक है, लेकिन अदालतों का काम ही रिलीफ देना। अगर कोई नहीं दे रही थी तो वो गलत कर रही थी। सर माजी में हमने देखा ना, बट सुहेल साहब तो वो गलत कर रही थी ना मैडम शेख। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे वो दिन भी याद है कि जब हम मीडिया का केस लेके सुप्रीम कोर्ट में गए, और एक दिन ऐसा भी आया कि हमारी तारीख तय थी और जजेस ने कहा, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस ने, जंग का केस था, नवाज शरीफ का दौर था, और सुप्रीम कोर्ट ने जाके कहा कि आज तो तारीख ही नहीं है, जाए सारे आप वापस। हम बसों पे बैठ के सारे मुल्क से लोग इकट्ठे थे। तो हमने वो दौर भी देखे हैं कि जब जजेस जो थे रिलीव किया, वो आपका मुकदमा भी नहीं सुनते थे। हमने वो दौर भी देखे हैं कि जब लोगों को फांसियां दी गई हैं रियासत के कहने पे। अच्छा, हमने वो दौर भी देखे हैं कि बेनजीर भुट्टो जो है वो दिन में सुबह कराची की हाई कोर्ट में पेश होती थी और शाम को उसी दोपहर को उसको लाहौर आना पड़ता था, और ये सारा कुछ जजेस ही कर रहे थे ना। तो आज अगर जजेस रिलीफ दे रहे हैं तो कम से कम उन्हें क्रेडिट भी दे। नहीं, अच्छा दिलचस्प बात ये है भट्टी साहब, जिसको आप कह रहे हैं कि अभी आप कह रहे हैं कि आपके ख्याल में वो भी गलत था अगर गलत फैसले हुए तो, बंदियाल साहब जिन्होंने ताहयात नाअहली का फैसला दिया, उसके बाद के फैसलों में वो खुद कहते रहे कि ताहयात नाअहली सही नहीं है। वो तो खुद कहते रहे कि मेरा वो फैसला ताहयात नाअहली का गलत था। नहीं, वो खुद कहते रहे भाई फैसल वाले यहाँ तक उन्होंने कहा कि माइंड चेंज हो जाता है, यू टर्न ले लेता है। नहीं आप किस तरह बात कर रही हैं? बंदियाल साहब यू टर्न ले लेते रहे। अब मैंने बंदियाली टोपी पहनी हुई है। नहीं, बंदियाली टोपी थोड़ी सर आप कह रहे हैं ना, अगर कोई जजेस हुए तो वो गलत हुए, वो उन फैसलों को आप गलत कहते हैं। लेकिन आज अगर जजेस खुद ही कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, तो आप कह रहे हैं नहीं जी वो फैसले बिल्कुल सही है, ताहयात होनी चाहिए। मेरे ख्याल में भट्टी साहब जो है ना, वो पहले ना इशू को समझ लें। ना तो अदालतों ने कहा है कि करप्शन जो है वो जायज है, ना ही हम बैठ कर कह रहे हैं कि करप्शन जायज है। ठीक है, करप्शन की सजा जो है वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, उसकी एक सजा है, सजा के बाद जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करके, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन का टाइम होता है वो पूरी करके लगता है। दूसरी चीज, ये बड़ा अहम नुक्ता है भट्टी साहब, सुन ले एक मिनट। 2(1)(f) में से कुछ शिकों का ताल्लुक हकायक से है, कुछ इखलाकियात से है। हकायक वाली को अलहदा रखें, इखलाकियात वाली को अलहदा रखें। एक मिनट रुक लेना, बात बड़ी वजन वाली कर रही है, सुन ले, उसके बाद फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मुझे इतना नहीं उठाया जाएगा, मैं बीमार हूँ आजकल, इतना वजन नहीं उठाया जाएगा। अच्छा सुन ले, बेसिकली सिंपल सी बात है लीना, ना अदालतों ने कहा है करप्शन जायज है, ना हम यहाँ पर कह रहे हैं। ये बात जरूर है कि करप्शन की लाइफ टाइम को डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, उसकी जो भी सजा है वो पूरी करके, अपनी मुद्दत पूरी करके, नाअहली की वो सारा करके फिर वापस आ सकते हैं। और कागजात के अंदर जो बात बहुत अहम है कि कागजात के अंदर एक गलती पे लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, ये अहम बात है मेरे ख्याल में। भट्टी साहब कागजात की वाली बात आप समझ, जरा मुझे मैमल से पूछ के बताइएगा कि इन्होंने जहांगीर तरीन का 90 सफाती जो फैसला है उसके आखिरी 10 सफे पढ़े हैं कि वो किस पर डिस्क्वालीफाई हुए लाइफ टाइम। 2 जजेस नवाज शरीफ के गए, 2 जजेस एवनफील्ड फ्लैट्स पे गए। नवाज शरीफ का केस क्या था और ये केस क्या है, फायदा किसको पहुंचा है? क्या बात करती है, करप्शन की बात नहीं हो रही, फलानी नहीं हो रही। वो ये नहीं कह रही, वो ये कह रही है कि पहले ही ये बात है कि डोंट हम इतनी डम डाउन ना करें अपनी एनालिसिस, कि हम जो है एक्चुअली एक सेकेंडरी सवाल पहले उठा रहे हैं, किसको फायदा हुआ किसको नहीं। ये नहीं हम बात करें कि कानूनी तौर पे ठीक है, अभी आप बता रही थी भट्टी साहब, वो आपको मिसाल दे के बता रही थी, वो आपको तो मैं भी तो मिसाल दे के बता रहा हूँ। मैं कोई नवाज शरीफ साहब को कोई और कुछ बता रहा हूँ, मैं भी मिसाल ही दे रहा हूँ कि ये इनके 90 सफाती फैसला पड़ा। मैमल ने आखिरी 10 सफे उसके क्या लिखा, सारी ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू थी। उन्होंने डिक्लेयर किया था एफबीआर के अंदर, एक कागज में मेंशन नहीं किया। मैं बात ये कर रही थी कागजात में एक चीज ऊपर नीचे। अच्छा, मुझे एक चीज पढ़ा होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग थी और उसके बाद ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या हुआ था उसके बाद फिर आपको भी पता है उस वक्त ये भी कहा गया। एक मिनट, हम किसी और तरफ ही जा रहे हैं। देखिए हम किसी और तरफ जा रहे हैं भट्टी साहब। ये फायदा नुकसान तो बड़ी आगे की चीज है। इस तरह से तो फिर अगर ताहयात रहती है तो भट्टी साहब फिर इमरान खान साहब को भी हो सकती है ना। तो बिल्कुल दे आप फिर आप भट्टी साहब वो गलत होगी ना, जैसे मैं दोनों मेरे घर में रहते हैं। भट्टी साहब वो गलत होगी, छोड़े ना। नहीं भट्टी साहब वो तब भी वो गलत होगा। करती है इमरान खान को हो सकती है। इमरान खान कोई खलाई मखलूक है?
उसको भी दें अगर पकड़ा जाता है तो। लेकिन लाइफ टाइम क्यों हो, मुझे ये बताएं, लाइफ टाइम आप एक सियासतदान उम्र भर होनी चाहिए उसको कि अगर वो झूठ बोले, कोई भी अगर करप्ट निकले, खा वो बंदियाल साहब कल आ जाए सियासत में, खा इमरान खान हो, खा नवाज शरीफ हो। अच्छा मेरी बात सुने, आप भट्टी साहब तज्जिए में कानूनी फैक्ट्स को गलत करें और फिर अगले दिन आके माफी मांग ले तो सही है, उनको माफी की गुंजाइश है, लेकिन सियासतदान अगर करें तो उनको ताहयात नाअहल कर दो, उनको नहीं वापस बुलाओ। सलीम साफी साहब बराबर बना रही हैं तो मैं मुझे भी ताहयात कर दें। सोच ले भट्टी साहब, आप वापस स्क्रीन पे नहीं आ सकेंगे फिर अगर आपकी तज्जियों की पकड़ हो गई तो। सलीम साफी साहब, इससे फैसला रिवर्स हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझ पे कर दें। अच्छा भट्टी साहब, कानून और आइन के मुताबिक फैसले रिवर्स होते हैं। सलीम साफी साहब गारंटी ले के सुप्रीम अच्छा कोर्ट मेमन, एक मिनट मैं तायात नाइल हो जाता हूँ। ओके भट्टी साहब, हजारों ख्वाहिशें, ऐसी मसला ही है ना हमारे साथ भी। सलीम साफी साहब। सेम टू यू मैडम शेख, सेम टू यू। सलीम साफी साहब, देखिए, एक तो हम खलत मबस कर लेते हैं तो जिसकी वजह से बात को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। जहाँ तक अब मसलन मुझे से आजिज़ तालिब इल्म की राय है अगर 62-63 के बारे में, तो वो आज से नहीं है, वो शख्सियात से मुतालिक नहीं बदलती। मैंने पहली मरतबा 2013 में इस पे 2 किस्तों में कालम लिखा और उसमें यही नुक्ता नज़र दिया कि ये शिक़ इस्लाम के मनाफी हैं। फिर 2017 में उसको रिपीट किया और आज उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। मुझे ये परवाह नहीं है कि उससे किसको फ़ायदा पहुँच रहा है, किसको नुकसान पहुँच रहा है। दूसरा एक बुनियादी फ़र्क है कि जस्टिस बंदियाल या साकिब निसार और उससे पहले के जो जजेस थे, उनके फ़ैसले सेलेक्टिव थे। मसलन उन्होंने नवाज शरीफ के लिए एक उसूल रखा और ये तौबे का दरवाज़ा, आज नहीं, तौबे का दरवाज़ा तो फैसल वावड़ा के केस में पिछले जजेस ने खोल दिया था और उनका तौबा कबूल कर लिया था और अच्छा किया था। तीसरी बात ये है कि जजेस का ना ये कहना है कि भाई ये सारे गुनाह जो इरशाद भट्टी साहब गिनवा रहे हैं कि इन सारे गुनाहों का उसको मुर्तकिब होना चाहिए और उसको बग़ैर किसी सज़ा के जाना चाहिए। मसलन नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा से तो महरूम हुए ना, तो ये क्या मामूली सज़ा है। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ारत उज़्मा से तो महरूम हुए ना, तो ये क्या मामूली सज़ा है। अगर एक टर्म के लिए भी आप करते हैं तो वो कौम की नज़रों में वज़ीर आज़म की कुर्सी से उठ के मुजरिम बन जाता है। अब उसके बाद उसने कौम के पास जाना है, अगर अवाम उनको मुंतखब करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि कोई सज़ा ही नहीं हो। सज़ा तो उस सूरत में भी उसको मिल गई। सज़ा सिर्फ ये था कि ताहयात नाअहली हो, तौबे का दरवाज़ा बंद रखा जाए या कि नहीं, तौबे का दरवाज़ा खोल दिया जाए। हम अपनी ज़िंदगी में भी इवॉल्व कर चुके हैं। बहुत सारे गुनाह थे जो कल हम नहीं कर रहे थे, आज कर रहे हैं। बहुत सारे गुनाह हैं जो पहले हम कर रहे थे, अब उससे तायब हो गए हैं। तो इंसानी ज़िंदगी में ये मुख्तलिफ मरहले आते हैं और अदालत को, मैंने तो आपको बता दिया कि मुझे तो इस मजमूई दोनों शिकों से इख्तिलाफ है। ठीक है। और उस वजह से इख्तिलाफ है कि उसमें बहुत सारी वो चीज़ें कि जिसका फ़ैसला सिर्फ अल्लाह कर सकता है, तो वो इंसानों को अच्छा। फिर इस मौजूदा चीफ जस्टिस और उनके बेंच का जो फैसला है वो अक्रॉस द बोर्ड है। उससे इमरान खान भी मुस्तफ़ीद होगा, उससे नवाज शरीफ भी मुस्तफ़ीद होगा, उससे जहांगीर तरीन भी मुस्तफ़ीद होगा, उससे ए भी होगा, बी भी होगा। तो ये फ़र्क मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि उन जजेस ने फ़ैसला सिलेक्टिव किया था। इन जजेस का जो फैसला है वो अक्रॉस द बोर्ड है, उसका फ़ायदा हर सियासतदान को मिलेगा। लेकिन ये मैडम शेख, तौबा के दरवाजे खुल चुके हैं, अब मुझ पर कोई एतराज़ नहीं करेंगी आप आइंदा से। सर, लेकिन देखिए ये इस बात में बड़ा वजन है सलीम साफी साहब की, जब सियासतदान एक वक्त के लिए उसको हटा दिया जाता है, उसको नाअहल कर दिया जाता है, तो बड़ा डैमेज होता है उसका वोट बैंक, उसकी साख अगले इलेक्शंस के लिए। तो आप भी कह चुके हैं ना कि अब नून लीग को क्यों नुकसान हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सियासी प्रोसेस से बाहर रखा गया सारे के सारे। तो वो बेशक सही गलत उसके ऊपर नहीं हम जा रहे, नुकसान तो होता है। तो क्या ये काफ़ी नहीं कि पूरी जिंदगी उसको उसी चक्की में डालते रहो। मेहमन, वज़ीर आज़म उससे निकल के आप जेल में गए, तो क्या ये सजा काफी नहीं? आप नहीं समझेंगी ना, मैं समझा पाऊंगा। ये आपका मसला नहीं है, ये मेरा मसला ही अलग है। आप नहीं समझेंगी, चलो जाने दें, आपको मुबारक हो।
अच्छा, मैं वैसे भट्टी साहब को याद दिलाती रहूं कि बाजवा लीक्स के अंदर ये बात आई थी कि जहांगीर तरीन को किस लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। एक वो बैलेंसिंग एक्ट के लिए भी किया गया था और किसके कहने पे किया गया, वो बाजवा लीक्स भी पढ़ ले दोबारा। एलिना एक और बात है, देखिए पूरे मुल्क के अंदर की बयानियां जो है ना, ये हम बनाते हैं, मीडिया वाले, हम ओपिनियन मेकर्स भी हैं, हम जर्नलिस्ट भी हैं, सियासी जमातें तो अपना करती हैं, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसीलिए मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ, हम ओपिनियन मेकर्स हैं, हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए। मीडिया का भी जो रोल था, मैं तो उसकी भी निशानदेही करती हूँ कि जो 2017-18 में मीडिया का भी रोल था वो किस किस्म का था। तो ये चीजें हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और ये जो लाइफ टाइम बैन और इस तरह की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये बिल्कुल कानूनी और आईनी तौर पर उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी। इरशाद भट्टी की राय बिल्कुल मुख्तलिफ इस फैसले से मुतल्लिक। वो तो बुनियादी तौर पर ताहयात नाअहली को सपोर्ट करते हैं इस फैसले की कतई नज़र, बट हमारी जो पैनलिस्ट की अक्सरियत है, सलीम साफ़ी साहब, सुहेल वड़ाइद साहब और महमद सरफराज साहिबा, वो समझते हैं कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। वो कि सलीम साफ़ी साहब इससे अग्री नहीं करते कि जो शिके हैं सदाकत और अमानत से मुतल्लिक, उनको लगता है यही बिल्कुल निकाल देनी चाहिए, कोई पैमाना नहीं है। बट वो फिर भी आज का जो फैसला है उसको सराहते हैं और ख़ासकर जो बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक कहा गया है उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, न सिर्फ पब्लिक में बल्कि हमारे तजियाकारों की भी यही राय है। अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया पे कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।